I welcome you all, dear students. Today we will discuss multiplication law of probability. It is also called as theorem on conditional probability or theorem of compound probability. Before proceeding to understand this theorem, we need to know certain basic terminologies like dependent events, independent events, what is a simple event, what is a compound event, and so on. So one by one we will proceed. Firstly, let me introduce two terms to you: independent events and dependent events. While solving examples related to probability, you should be able to make out which theorem is applicable in which situation. ये important है, कौन से situation में कौन सा theorem लगाना है, और वो समझने के लिए आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज पता होने चाहिए और उसकी आइडिया क्लियर होनी चाहिए. इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जो इवेंट्स एक दूसरे पे डिपेंड करते नहीं हैं उसे हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं. जैसे एक का होना दूसरे का होना या एक का फेलियर दूसरे के फेलियर को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता है, तो उन्हें इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं. तो टू इवेंट्स E1 and E2 are said to be, to write down this, क्योंकि एक बार जब लिखते हैं तो आइडिया और क्लियर हो जाती है. आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट. दो इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट कब कहेंगे? इफ ऑकरेंस ऑफ वन इज नॉट अफेक्टेड बाय ऑकरेंस ऑफ अनदर. एक का होना दूसरे के होने को प्रभावित नहीं करता. एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स को. सपोज दो कॉइन्स को मैंने टॉस किया, 2 कॉइन्स टॉसिंग. तो पहले कॉइन पे, फर्स्ट कॉइन पे हेड का आना क्या दूसरे कॉइन के हेड के आने को प्रभावित करेगा या वो रिलेटेड है? दो कॉइन्स को टॉस किया गया है. पहले कॉइन का ऊपर का फेस अगर हेड दिखाता है तो क्या इस इवेंट से दूसरे के भी हेड का आना या ना आना आधारित है? नहीं है. तो इसीलिए ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाएंगे. ये दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है. पहले कॉइन ने हेड दिखाना दूसरे कॉइन के हेड दिखाने या ना दिखाने को प्रभावित नहीं करता है, इसलिए ये दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे. डिपेंडेंट इवेंट एग्जैक्टली किसे कहेंगे? एक इवेंट का होना अगर दूसरे इवेंट को प्रभावित कर दे तो वो डिपेंडेंट इवेंट्स कहलाएंगे. लेट मी एक्सप्लेन यू विद द एग्जांपल. डिपेंडेंट इवेंट्स, अगर सपोज एक बैग के अंदर 60 बॉल्स है और एक बॉल हमने निकाला है, उसमें से एक बॉल निकाल लिया और वो फिर से हमने रखा नहीं. एक बैग में 60 बॉल है, 60 में से एक बॉल निकाला और वो एक बॉल हमने फिर से नहीं रखा. और जब हम दूसरी बार अब बॉल निकाल रहे हैं, अब ये दूसरा इवेंट है जो दूसरा बॉल हम निकाल रहे हैं, तो वो पहले पे डिपेंड करेगा. कैसे डिपेंड करेगा?
क्योंकि सपोज 60 बॉल्स थे तो पहले वाले के लिए आउट ऑफ 60 था, अगर हमने उसे नहीं रखा तो वो आउट ऑफ 59 हो जाएगा सेकेंड टाइम जब हम उसमें से बॉल निकालेंगे तब। तो ये हो गए डिपेंडेंट इवेंट्स। पहले हमने एक बॉल निकाल लिया और जब हम दूसरा बॉल निकालते हैं तो वो पहला बॉल हमने डाल देना, अगर हमने वो डाल दिया तो दूसरा बॉल निकालना, सेकेंड ड्रॉइंग ऑफ बॉल बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ फर्स्ट ड्रॉइंग ऑफ बॉल। पहले हमने एक बॉल निकाला और फिर से वो रख दिया, तो जब दूसरा बॉल निकाल रहे तो दूसरे वाले के लिए भी 60 ऑप्शन रहेंगे। बॉल निकाल देना और फिर से डाल देना, ये दो इवेंट्स, और डालने के बाद में फिर से उसमें से एक बॉल ड्रॉ करना, ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स रहेंगे अगर हम बॉल को फिर से रख देते हैं तो। लेकिन अब वो सिचुएशन देखिए कि मैंने एक बॉल निकाला 60 बॉल में से, तो वो मैंने रिप्लेस नहीं किया, तो फिर नेक्स्ट बॉल को निकालने के लिए 59 ऑप्शंस ही रहेंगे। पहले वाले का प्रोबेबिलिटी था 1/60, दूसरे वाले का 1/59, ऐसा रहेगा। तो ये डिपेंडेंट है क्योंकि एक निकाल देना आगे के इवेंट को प्रभावित कर रहा है। तो आई होप डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट आपको क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है थ्योरम ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। थ्योरम ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इफ E1 एंड E2 आर टू इवेंट्स, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, क्या कहता है थ्योरम? इफ E1 एंड E2 आर टू इवेंट्स, दो इवेंट्स है, एंड द इवेंट E1 हैज occurred, E1 has occurred, then the probability of occurrence of E2, ये सिचुएशन कैसी है? दो इवेंट्स है, E1 E2 नाम से उनको कहा है हमने, और E1 इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। जैसे मैंने एक बॉल ऑलरेडी ड्रॉ कर चुकी हूं, मैं निकाल चुकी हूँ 60 बॉल्स में से पिछले एग्जाम्पल में। then the probability of occurrence of E2, then the probability of occurrence of E2 is denoted by, एक नोटेशन आ रहा है E2 upon E1, और you can write it as probability of E2 by E1, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं probability E2 given E1, E1 is given, event E1 has already happened, and now we are proceeding to this E2, is known as conditional probability। तो ये हो गई आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसे कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। is known as conditional probability of E2, conditional probability of E2 given that E1 has occurred, given that E1 has occurred। तो ध्यान में लीजिए, हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है वो समझ लेते हैं। दो इवेंट्स है और एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो E2 का होना E1 के होने के बाद उसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डिवाइडेड बाय E1 से डिनोट करते हैं, या प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1
ऐसे भी लिखते हैं, इसे कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी E2 की, इवेंट E2 की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ऑलरेडी इवेंट ऑकर हो चुका है। सो दिस इज अबाउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब एक इवेंट हो चुका है और उसके बाद में दूसरे का होना इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जैसे पहले एक बॉल निकाला और फिर वो रिप्लेस नहीं किया और दूसरा निकाला, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। आगे समझने की कोशिश करते हैं। इफ इवेंट्स E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट, अगर वो इंडिपेंडेंट है तो, इंडिपेंडेंट है, पहला इवेंट क्या था, 60 बॉल्स में से एक बॉल का निकाल लेना, दूसरा, और फिर मैंने क्या किया, वो वाला बॉल फिर से डाल दिया और दूसरा बॉल मैं निकाल रही हूँ, दूसरी बार बॉल निकाल रही हूँ, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, क्योंकि बॉल निकाला फिर बॉल डाल दिया, कोई असर नहीं करेगा दूसरे बॉल को ड्रॉ करने के इवेंट को। तो उस केस में ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ऐसे केस में, जिस केस में दोनों भी इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय E1, मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी केवल E2 की प्रोबेबिलिटी रह जाती है, क्योंकि डिपेंडेंट वो है ही नहीं। तो probability, conditional probability of E2 given E1 will just be probability of E2. Point to be noted dear students. अगर दो इवेंट्स एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं तो probability of E2 given E1 और probability of E1 given E2 is equal to the probability of the one which is in the numerator. E2 और E1 एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं इवेंट्स, तो conditional probability of E2 given E1 is probability of E2 and probability of E1 given probability of E2 is nothing but probability of E1. This is the case when E1 and E2 are independent events of each other. तेव्हा त्यांची कंडिशनल प्रोबॅबिलिटी त्यांची स्वतःची प्रोबॅबिलिटी असणार आहे, कारण ते एक दुसऱ्यांपासून इंडिपेंडेंट आहेत. अब आते हैं थियरम की इक्वेशन पर. द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इवेंट, राइट इट डाउन. द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इवेंट, that is an event when both occur. अब कंपाउंड इवेंट यानी क्या, when both event occur. अब जैसे कि ब्लैक बॉल्स है एंड व्हाइट बॉल्स है, तो मुझे सिर्फ ब्लैक निकालने हैं, तो वो सिंपल इवेंट है. लेकिन मुझे 3 ब्लैक और 2 व्हाइट चाहिए, ये कंपाउंड है. तो ऐसे सिचुएशन में the probability of compound event, that is an event when both E1 and E2 occur, दोनों events occur होते हैं, तो वो कंपाउंड इवेंट कहलाता है और उसकी प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय. तो ये थियरम का स्टेटमेंट है. प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इवेंट मतलब दोनों भी जब इवेंट्स अकर होते हैं तो उनकी मिलकर साथ में प्रोबेबिलिटी, कंपाउंड इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय द फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2
E1 एंड E2, तो E1 E2 इसे प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिखते हैं, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, क्योंकि E1 पहले हो जाएगा, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन E1. काइंडली नोट डाउन दिस डे स्टूडेंट्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 कंपाउंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी. जब दोनों इवेंट हो रहे हैं, पहले इवेंट होता E1 फिर E2 होता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? E की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय E2 की प्रोबेबिलिटी गिवन E1. So this is the formula of conditional probability. Theorem on conditional probability का ये basic formula है dear students. अब ये तो हो गया statement, ठीक है, ये basic है. दो events है E1 and E2 और दोनों अकर होते हैं. पहले E1 आता है फिर E2 होता है और उसे कहेंगे कंपाउंड इवेंट. उस कंपाउंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय E2 गिवन E1 की प्रोबेबिलिटी, दोनों का प्रोडक्ट. अब वी वेरी वेल नो, इसमें अभी एक पर्टिकुलर केस, if E1 and E2 are independent, if E1 and E2 are independent events dear students, then what will happen? इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? केवल प्रोबेबिलिटी ऑफ E2. देन इन दिस केस थ्योरम की इक्वेशन क्या आएगी या थ्योरम का आउटपुट क्या आएगा? देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 and E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 and E2 is equal to probability of E1 into, क्योंकि this will just be probability of E2, तो इसीलिए इसे मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं. मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई हो रही है. E1 और E2 अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो तो उन दोनों का होना, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन. अगर वो इंडिपेंडेंट होंगे तो, अगर वो डिपेंडेंट होंगे तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है. डिपेंडेंट होंगे तो, पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड. ठीक है. So are you done with what are independent events, what are dependent events, what is the equation of multiplicative law of probability if the events are independent, and what is the equation if the events are dependent? If E1 and E2 are independent, then probability of E1 and E2 दोनों भी होने की प्रोबेबिलिटी, E1 होने के बाद में E2 का होना, अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी केवल उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लिकेशन होती है. इसके होने की प्रोबेबिलिटी निकालना, इसके होने की प्रोबेबिलिटी निकालना और उनका प्रोडक्ट. लेकिन अगर वो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, एक बैग में से 60 बॉल में से एक निकाल लिया और दूसरा निकाल रहे बिना पहला डाले, तो वो डिपेंडेंट रहेंगे. तो उस केस में दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी, E1 एंड E2 की प्रोबेबिलिटी रहेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 into probability of E2
गिवन E1, इसे ऐसे भी लिखते हैं E2 गिवन E1, इनका प्रोडक्ट रहेगा. So this is in nutshell about multiplication law of probability, or what it is called as theorem of compound probability, dear students. Theorem of compound probability भी कहते हैं इसे, theorem on conditional probability भी कहते हैं. Write down this alternative names: theorem of compound probability and theorem of conditional probability. So if you are done with this, let us switch to an example which will clarify the application of this theorem. Example 1. Two cards are drawn from well shuffled pack. Two cards are drawn from well shuffled pack of 52 cards. तो we all are acquainted कि 52 cards होते हैं कार्ड्स के गेम में. 52 कार्ड्स में से निकाले जा रहे हैं 2 कार्ड्स. फाइंड द प्रोबेबिलिटी. एक्चुअली ये जो डिस्कशन है ना, ये बेसिस बनता है बहुत सारे जो गेम्स होते हैं, बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है ना, और उस पर कुछ पैसा भी लगाते हैं लोग, तो ये यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने कम चांसेस होते हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर बोथ एसेस इफ फर्स्ट कार्ड तो पहली सिचुएशन है इज रिप्लेस्ड, B not replaced. हाँ, क्लब कार्ड्स 52 कार्ड्स होते हैं, 4 टाइप के, 13 कार्ड्स. तो एग्जाम्पल कैसा है, 2 कार्ड्स निकाले जा रहे हैं 52 कार्ड्स में से. फाइंड द प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि दोनों इक्के रहे, दोनों इक्के हो. अब ये जो 52 कार्ड्स का पैक है ना डियर स्टूडेंट्स, इसमें 4 इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं. तो दोनों कार्ड्स इक्के आए, हम 2 ही निकाल रहे हैं, और दोनों की दोनों इक्के हो. 2 सिचुएशंस है. पहली सिचुएशन में उन्होंने पहला कार्ड निकाला और वो वापस रख दिया, और दूसरे केस में पहला कार्ड निकाला और फिर बचे हुए में से दूसरा निकाला. तो दोनों सिचुएशंस के लिए हमको प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है. क्वेश्चन क्लियर है? 2 एस निकालने हैं, 4 एस होते हैं. 2 तरह के इवेंट्स है. पहले कार्ड निकाल लिया और नो रिप्लेसमेंट. फर्स्ट केस इज रिप्लेस्ड. पहिली केस आहे इज रिप्लेस्ड. पहिला कार्ड काढला आणि पुन्हा टाकून दिला दुसरा काढण्याच्या आधी, आणि दुसऱ्या ह्याच्यात नॉट रिप्लेस्ड. दोनों भी केसेस में प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 इक्के आने की, 2 इक्के आने की. तो लेट अस फाइंड आउट. अब हम क्या करेंगे, इवेंट को डिफाइन कर देंगे. लेट E1 be event of ace in the first draw. पहिल्यांदा जेव्हा आपण कार्ड काढला तर इक्का आने का इवेंट E1 कहलाएगा, रहने दीजिए. और E2 इवेंट क्या रहेगा, लेट E2 बी द इवेंट
इसको आपको समझना जरूरी है कि एक इवेंट है जिसमें इक्का पहले ड्रॉ किया जा रहा है. E to be the event of ace in the second draw. तो E1 और E2 ये दो इवेंट्स हमने लिख दिए हैं. तो अब केस ए पर आते हैं. इफ फर्स्ट कार्ड इज रिप्लेस्ड, पहले निकाला और वो रिप्लेस कर दिया. इफ फर्स्ट कार्ड इज रिप्लेस्ड तो क्या हो जाएगा? इवेंट्स E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट. इजंट इट डियर स्टुडंट्स? पहिला कार्ड काढला आणि तो पुन्हा टाकून दिला तर दोन्ही इव्हेंट्स एकमेकांवर अवलंबून नाहीये. तो प्रोबॅबिलिटी ऑफ E1 E1 क्या है? इवेंट ऑफ एस इन फर्स्ट ड्रॉ. पहले निकालने में इक्के का आना ये इवेंट है. जब पहली बार हम निकाल रहे हैं ना तो उसमें इक्के का आना, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? 52 कार्ड में से आप पहला कार्ड निकाल रहे हो और वो इक्का आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है डियर स्टूडेंट्स? प्रोबेबिलिटी का बेसिक डेफिनेशन M/N रिकॉल कीजिए. इतने टोटल आउटकम्स हैं और इतने फेवरेबल आउटकम्स हैं. हमारे लिए फेवरेबल आउटकम्स क्या रहेगा? इक्के का आना. वो कितने तरीके से पॉसिबल है 52 में से? N 52 कार्ड्स, 52 ऑप्शन है आपके पास. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस 52 में 4 इक्के होते हैं. तो इक्के 4 तरीके से मिल सकते हैं हमको और 52 कार्ड्स है तो 52 में से एक निकालना है. तो वो हो सकता है 4/52 तरीके से, मतलब 1/13. और पहले निकालने में इक्का आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू 1/13. अब हमने क्या किया? फिर से रख दिया. जो भी कार्ड आया था वो रिप्लेस कर दिया, फिर से रख दिया. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी आएगी? E2 क्या है? सेकेंड टाइम जब हम कार्ड निकाल रहे हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस. फर्क कहाँ है? डाल रहे नहीं डाल रहे, वहां पे फर्क है. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस हमने डाल दिया है तो E2 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? यस 4/52. क्योंकि 52 कार्ड्स में 52 के 52 एज इट इज रहेंगे. पहले 51 हो गए थे लेकिन एक फिर से डाल दिया तो 52 हो गए. अब 52 में से इक्का मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 4/52 यानी 1/13. वेरी गुड. तो रिप्लेसमेंट के बाद ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाते हैं और क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 एसेस, 2 इक्के मिलेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? जब हमने निकाला हुआ फिर से डाल दिया तो प्रोबेबिलिटी of E1 into probability of E2. Actually it is E2 given E1 but क्योंकि ये independent events है तो formula E2 upon E1 is equal to probability of E2 only. 1/13 into 1/13. So it is 1/169. तो एक कार्ड निकाला, फिर से रखा और फिर दूसरा कार्ड निकाला और 2 कार्ड्स आपने देखे और वो दोनों भी इक्के होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/169. बहुत कम चांसेस है. मतलब
169 में से केवल एक ही बार ऐसे हो सकता है। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स में हमने थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेटिव प्रोबेबिलिटी या मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाया है। अब बी क्वेश्चन पे आइए। बी में उनका कहना है कि नॉट रिप्लेस्ड निकाला और वो फिर से नहीं डाला। तो पहले द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवन। इवेंट इवन क्या है? पहली ड्रॉ में इक्का आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है डियर स्टूडेंट्स? द प्रोबेबिलिटी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन जब रिप्लेसमेंट नहीं है, तो पहले तो 52 में से 4 इक्के होते, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवन इज 1/30। द प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी रहेगी डियर स्टूडेंट्स? दूसरी बार कार्ड निकालने की कोशिश हो रही है, दूसरी बार कार्ड निकाला जा रहा है, लेकिन पहला वाला रखा नहीं जा रहा है। E2 है, दूसरी बार निकालने में इक्का आना, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? पहला निकाला वो फिर से नहीं डाल रहे, तो इक्का आएगा, इसकी चांसेस कितनी है? 3/52। यस, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन इवन। इवन ऑलरेडी इवेंट हो चुका है, अब E2 उस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि पहले 52 कार्ड्स थे, अब 51 कार्ड्स ही है। तो 51 कार्ड्स में कितने इक्के रहेंगे? कितने कार्ड्स रहेंगे? 3 इक्के, क्योंकि एक इक्का तो निकल गया है। तो 51 में से 3 इक्के मिलने की प्रोबेबिलिटी, ये ध्यान रखना है, 51 कार्ड्स में से 3 कार्ड्स इक्के है, एक इक्का ऑलरेडी निकल चुका है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन इवन इज 3/51। तो अल्टीमेटली देयरफॉर अब फाइनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 एसेस, सेकेंड सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 एसेस इज इक्वल टू, आपण रिप्लेस नाही केलं आणि एक काढला आणि त्याच्यानंतर दुसरा काढला, तर 2 इक्के भेटतील, याची प्रोबॅबिलिटी असणार आहे इव्हनची प्रोबॅबिलिटी इंटू प्रोबॅबिलिटी ऑफ E2 गिवन इवन, या कंपाउंड इव्हेंटची प्रोबॅबिलिटी इज इक्वल टू, this is 1/13 and E2 given even is 3/51. This is 4. Sorry, 1/13. 3/51. How much it is? 17 into 13. Yes, 1/221. तो ये था मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी दोनों केसेस में। एक केस में जहाँ पे दोनों भी इवेंट्स इंडिपेंडेंट थे, वहां पे केवल उनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल के उनका प्रोडक्ट लिया, 1/13 to 1/13। दूसरी केस में इवेंट्स डिपेंडेंट थे, इवन का होना E2 के होने को प्रभावित कर रहा था, तो वहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम
लगाकर प्रोबेबिलिटी ढूंढेगा. So if this example is clear, let me proceed to another interesting example. अब इसी लाइंस पे मैं कुछ और डिटेल्स आपसे शेयर करना चाहूंगी डियर स्टूडेंट्स. थ्योरम का जो भी आउटकम होता है उसे कोरोलरी कहते हैं. कोरोलरी. तो इसकी कोरोलरी क्या रहेगी? अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, हम सिर्फ इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात कर रहे हैं, E1 एंड E2 दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो the probability that first happen पहला इवेंट होना एंड सेकंड फेल्स. पहिला होईल आणि दुसरा होणार नाही. मग याची प्रोबॅबिलिटी किती असेल? पहिल्याच्या होण्याची P1 असेल समजा. P1 ने डिनोट करू आपण. पहला इवेंट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी P1 से डिनोट की, और दूसरा होगा, इसको P2 से डिनोट किया. पहले का होना और दूसरे का होना P1 P2 से डिनोट किया प्रोबेबिलिटी, तो दूसरे का नहीं होना इज 1 माइनस P2 और प्रोडक्ट बाय मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो पहले का होना और दूसरा नहीं होना की प्रोबेबिलिटी इतनी है. अब इसी लाइंस पे दूसरी केस डियर स्टूडेंट्स, दोनों फेल, दोनों भी इवेंट फेल होंगे. इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? पहिला पण फेल आणि दुसरा पण फेल. Event E1 and E2 both fail. What is the probability? They are independent events. पहले की फेल होने की 1 माइनस P1, P1 उसके सक्सेस की, तो 1 माइनस P1 उसके फेलियर की, इनटू दूसरा का फेल होना 1 माइनस. आवाज ब्रेक होते हैं मैम. अच्छा. Probability that both the events E1 and E2 will fail is 1 minus P1 into 1 minus मैम आवाज P2. ब्रेक होतोय. Okay. Just a minute. Let me try if LAN connection is available. Am I audible dear students? आज LAN कनेक्शन नहीं है ना? अभी आ रही है ठीक से? Am I audible clearly? Am I audible dear students? यस मैम. Yes, thank you so much. तो दोनों होंगे, दोनों इंडिपेंडेंट है, उस केस में की बात हो रही है, दोनों हो जाएंगे. इसकी प्रोबेबिलिटी P1 इंटू P2 होती है. एक होगा लेकिन दूसरा फेल होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी P1 इंटू 1 माइनस P2 है. दोनों फेल होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? पहले की फेल होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस P1, P1 उसके होने की प्रोबेबिलिटी, उसके नहीं होने की 1 माइनस P1, उसका नहीं होना मतलब उसकी फेलियर. P1 फेल होने की 1 माइनस P1, P2 फेल होने की 1 माइनस P2, और बाय थ्योरम स्टेटमेंट इट इज प्रोडक्ट ऑफ द टू प्रोबेबिलिटीज. तो ये याद रखना है. तीसरा पॉइंट डियर स्टूडेंट्स, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट हैपेंस. एटलीस्ट वन इवेंट हैपेंस, कम से कम एक इवेंट तो भी हो.
तो या तो इवेंट सक्सेस हो या इव्हेंट इवन सक्सेस हो या E2 सक्सेस हो या दोनों भी चलेंगे. ऍटलिस्ट म्हणजे कमीत कमी एक तरी, म्हणजे फक्त इव्हेंट पण चालेल किंवा फक्त E2 जरी सक्सेस झालं तरी चालेल किंवा दोन्ही झाले तर अतिउत्तम. तो वो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? एटलीस्ट वन इवेंट हैपन इज, सी दिस इज नेगेशन ऑफ बोथ इवेंट्स नॉट हैपनिंग. दोनों का नहीं होना का नेगेशन है. दोनों का नहीं होना का नेगेशन क्या है? कम से कम एक का होना. तो दोनों का नहीं होना, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है प्रोडक्ट, और वो माइनस कर देंगे 1 में से, तो कम से कम एक के होने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी. 1 minus probability of both the events not happening is equal to probability that at least one event happens. So these are 3 formulas to be noted. I hope this is clear. Now with this, let us proceed further for an example. An article write down example, dear students. An article मतलब एक प्रोडक्ट, एक you can say item. An article manufactured by a company consists of 2 parts. एक ऑब्जेक्ट बनाती है कंपनी, आइटम बनाती है, उसके लिए 2 पार्ट्स लगते हैं, A and B. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल है कप एंड सॉसर. कप एक है और सॉसर दूसरा है, और दोनों को मिलके कप सॉसर का सेट बनता है ना. तो कप सॉसर एक आर्टिकल है, तो कप का बनना एक और सॉसर का बनना दूसरा. पार्ट्स ए एंड बी. कप पार्ट ए है, सॉसर पार्ट बी है, और फर्म क्या बना रही है? कप्स एंड सॉसर्स. ऐसे. In the process of manufacture of part A, in the process of manufacture of part A, जब सपोज कप बना रहे हैं, 9 out of 100 are likely to be defective. 9 out of 100 are likely to be defective. तो 100 के पीछे 9 कप्स खराब निकल सकते हैं, डिफेक्टिव निकल सकते हैं. सिमिलरली इसी लाइंस पे 5 out of 100 are likely, 5 out of 100, यहाँ पर 9 out of 100, यहाँ पर 5 out of 100 are likely to be defective. Are likely to be defective in the manufacture of part B. कितने डिफेक्टिव निकलते हैं दोनों के 100 के पीछे, वो उन्होंने दिया है. Calculate the probability that the assembled article will not be defective. Calculate the probability that the assembled article
अब असेंबल्ड आर्टिकल क्या रहेगा, कप और सॉसर दोनों, असेंबल्ड आर्टिकल दोनों को एक साथ लिया जाए तो असेंबल्ड आर्टिकल है, विल नॉट बी डिफेक्टिव। क्योंकि एक में भी खराबी है तो दोनों का मिलके जो प्रोडक्ट बना है वो तो खराब ही रहेगा। एंड यू हैव टू अज्यूम, मतलब ये दिया है, अज्यूमिंग दैट इवेंट्स ऑफ फाइंडिंग द पार्ट ए नॉन डिफेक्टिव एंड दैट ऑफ बी आर इंडिपेंडेंट। ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है ऐसे आपको अज्यूम करना है। ए का नॉन डिफेक्टिव होना और बी का नॉन डिफेक्टिव होना, ये दोनों अलग अलग इवेंट्स है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ये हमें दिया है। लेट अस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द असेंबल्ड आर्टिकल इज नॉन डिफेक्टिव। तो पहले तो दो इवेंट्स है, एक इवेंट है पार्ट ए का डिफेक्टिव होना, दूसरा या नॉन डिफेक्टिव होना, दूसरा इवेंट है पार्ट बी का नॉन डिफेक्टिव होना। इवेंट E1 पार्ट ए का नॉन डिफेक्टिव, इवेंट E2 पार्ट बी नॉन डिफेक्टिव। तो ए नॉन डिफेक्टिव बी नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉन डिफेक्टिव एंड बी नॉन डिफेक्टिव, जब दोनों नॉन डिफेक्टिव होंगे तभी अल्टीमेट प्रोडक्ट जो बना है वो नॉन डिफेक्टिव होगा। विल बी प्रोबेबिलिटी दैट पार्ट ए विल नॉट बी डिफेक्टिव into probability that part B will not be defective because both are independent। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है इसीलिए पहले इंडिविजुअल इनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं। 100 में से 9 डिफेक्टिव है, तो प्रोबेबिलिटी दैट ए इज डिफेक्टिव इज, डियर स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए will be defective, probability A will be defective, probability A is defective is equal to कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स, 100 में से 9 डिफेक्टिव है, 9/100, ये प्रोबेबिलिटी है ए के डिफेक्टिव होने की। प्रोबेबिलिटी ए इज नॉन डिफेक्टिव इज, A non-defective will be 1 minus probability of A is defective। डिफेक्टिव होना, डिफेक्टिव ना होना कैसे रिलेटेड है, नॉन डिफेक्टिव इज 1 माइनस डिफेक्टिव होना, तो 1 माइनस 9/100 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 100 माइनस 9/100 इज इक्वल टू 91/100। तो इतनी प्रोबेबिलिटी है कि ए डिफेक्टिव नहीं रहेगा। अब प्रोबेबिलिटी बी डिफेक्टिव, बी पार्ट डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने डिफेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन दी तो पहले डिफेक्टिव का लिखेंगे और इनडिफेक्टिव का पूछा है इसीलिए नेगेशन करेंगे। 100 में से 5 खराब बनते हैं, खराब होते हैं प्रोडक्शन में, 100 में से 5 इट इज 1/20 और ठीक है, इसको ऐसे ही रिटेन करो क्योंकि ये अपॉन 100 फिर कंप्यूटेशन में ठीक जाएगा। प्रोबेबिलिटी बी नॉट डिफेक्टिव कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स, बी डिफेक्टिव नहीं रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिफेक्टिव इज 1 माइनस 5/100, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 100 माइनस 5/100 इज 95/100। तो इवेंट E1 यानी ए का नॉन डिफेक्टिव होना, इसकी प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 91/100
प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 वेयर E2 इज B का नॉन डिफेक्टिव होना इज 95/100. Thus, by multiplication law of probability A1 is non-defective and B1 is non-defective, तभी वो अल्टीमेट प्रोडक्ट असेंबल्ड वाला प्रोडक्ट नॉन डिफेक्टिव रहेगा. इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A is non-defective into dear students probability B is non-defective. दोनों इंडिपेंडेंट है इसलिए उनकी प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट कितना आएगा 91/100 गुणिले 95/100 इज इक्वल्स टू किती प्रोबेबिलिटी असेल अगर आपने इसको कंप्यूट किया 0.8645 फेयर चांसेस है कि डिफेक्टिव नहीं रहेगा 0.86 है प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव ना होने की. ये एग्जाम्पल था दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2 निकाली. इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. Shall I proceed further, dear students? So, one more example, or I think we can stop here. If you have any questions, you can ask. कल और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. Do you find this interesting? ओके. कभी मैं तो ऐसी आपके लिए ब्लेसिंग्स है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़े